अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एशियन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह अली और इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में। यहां पर तहरीक निफ़ाज़ उर्दू बतौर सरकारी ज़बान के ज़ेर एहतमाम एक ख़ुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया है, जिसमें तहरीक पाकिस्तान के अकाबरीन को खिराज तहसीन पेश किया गया। चार साज़ों बल्दनवा। मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात बताई कि बेटा एक याद रखना, कायद लियाकत अली खान के कत्ल के 3 मरकजी किरदार हैं जो मैं आपको बताता हूँ। नवाब मुश्ताक गुरुमानी, मुमताज़ दौलताना, IG कुर्बान अली और कर्नल डॉक्टर इलाही बख्श, ये उनके लियाकत अली खान के कत्ल के मेन किरदार थे जिन्होंने सारा ये ड्रामा रचाया। और ये तो बहरहाल वो शहीद हो गए। शहीद आज भी ज़िंदा है। तमाम शोहदाए पाकिस्तान ज़िंदा हैं और उनकी रूह हमसे तकाजा कर रही है कि इस पाकिस्तान को वही पाकिस्तान बनाओ जिसका तुमने वादा किया था। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस तकरीब के सेक्रेटरी, जिन्होंने यहाँ पर तमाम तर निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो इनसे मज़ीद जानते हैं कि इस तकरीब का मकसद क्या था। नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर बताइएगा। बहुत शुक्रिया शाह अली साहब, आपने मौका दिया और मेरी बात बहुत से लोगों तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। आज की तकरीब का जो मकसद था वो 1 अक्टूबर का महीना बहुत अहम है। इसी में 5 तारीख को उसाज़ा का आलमी दिन मनाया जाता है, इसी में सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन मनाया जाता है, इसी में नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान की शहादत का दिन है, इसी में सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश का दिन है। 17 अक्टूबर शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद अल्लाह रहमा का यौम शहादत है, जिन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए, नौनिहालों की तरबियत के लिए, तिब के फ़रोग़ के लिए पूरी दुनिया में खिदमत सर अंजाम दी। फिर आज सैयद शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदा करबला का चेलम है। तो ये सारी चीज़ें मिल के और फिर नफाज उर्दू के हवाले से तो ये तहरीक बाकायदा काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक निफ़ाज़ उर्दू बतौर सरकारी ज़ुबान के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र अली असगर समर साहब। तो इनसे हम मज़ीद जानते हैं कि इस तंजीम का काम क्या है और ये किस तरह से काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इस तंजीम का बुनियादी मकासद में से एक ये है कि तमाम सरकारी इदारों में इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। 1982 से हमने इस तहरीक का आगाज़ किया है। ये कोकब साहब ने छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला लिया और अपने हक़ में लिया, क्योंकि 1973 के कानून के तहत ये 15 साल में इसे उर्दू को पूरे पाकिस्तान में नफाज इसका होना था। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इन्होंने बताया कि ये तंजीम 1982 में इसकी बुनियाद रखी गई, यानी कि 40 साल से ज़ायद अरसा इसको गुजर चुका है। और इन्होंने एक और बात बताई कि कोकब इकबाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट से उर्दू ज़ुबान के हक़ में फ़ैसला लिया था। गालबन ये वही फ़ैसला है जो कि सरकारी ज़बान के तौर पर पाकिस्तान में राइज करने के मुतालिक दिया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मईउद्दीन गिल एडवोकेट साहब, ये भी इस तहरीक का हिस्सा रहे हैं और कोकब साहब के करीबी साथियों में इनका शुमार होता है और आज की तकरीब का इनेकाद करने में इनका अहम किरदार है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि आज की तकरीब का मौजू क्या था और इसमें क्या बातें कुछ की गई हैं और इस तहरीक को किस तरह से आगे लेकर बढ़ा जा रहा है, इस बारे में ये मज़ीद बताएंगे। जी गिल साहब बताइएगा। इसका मौजू था उर्दू ज़ुबान का नफास। अब उर्दू का नफास इतना ज़रूरी है कि जिसके ज़रिए हम अपने मुल्क कोई ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर तरक्की कर सकते हैं बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कल को ये पता ही नहीं चलता कि आज की प्रोसीडिंग क्या हुई है। तो ये उस वजह क्या है कि जो उसकी वो है मिनट्स हैं अदालत के और जो फैसले हैं वो सारे के सारे अंग्रेज़ी में होते हैं। हमारा माशरा जो है वो उर्दू में पढ़ेगा, लिखेगा और उसको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद इकबाल कोकब साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक निफ़ाज़ उर्दू बतौर सरकारी ज़ुबान। इनसे मज़ीद जानते हैं कि इस तंजीम इन्होंने कब तश्कील दी और जब इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, इस बारे में उनसे जानते हैं। इकबाल कोकब साहब बताइएगा इस बारे में। जी, वो गुजारिश ये है कि मैंने उर्दू को सरकारी ज़ुबान बनाने के लिए ये 2006 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी और वो फिर उसका फ़ैसला जो है 2015 में हुआ 8 सितंबर को। तो एक तारीखी लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें 9 हुक्मनामे जारी हुए और मुख्तसर बात यह है हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू जो है
جو قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا اس کو سرکاری زبان بنایا جائے، یعنی ہمارے ملک کا نظام جو ایڈمنسٹریشن ہے ملک کی وہ اپنی زبان میں کی جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ بہت ہی سست رفتاری سے ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے، افسر شاہی ہے، وہ انگریزی کے بل بوتے پہ ہیں، ہمارے ملک پہ حکومت کرتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے جی کہ وہ CSS کے امتحان جو ہے مقابلے کے امتحان، وہ سارے پرچے انگریزی میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دینیات کا پرچہ بھی انگریزی میں ہوتا ہے۔ تو وہ عام جو لوگ ہیں بیچارے مڈل کلاس کے یا لوور مڈل کلاس یا غریب طبقہ ہے، وہ ظاہر ہے انگریزی میں بیچارے اتنے طاق نہیں ہوتے، وہ کوئی فروبل یا بیکن اسے تو نہیں پڑھے ہوتے، تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ پھر انگریزی کے بل بوتے پہ CSP کر کے افسر بن جائے۔ بعد جناب والا بہت سارے لوگوں نے اپنا جعلی قسم کی تنظیمیں بنا لی، وہ اس تنظیم کا نام اور ہماری یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس کو بیچ رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، اور پھر وہ اس کا اردو کا جو کاز ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی انگریزی کو نکالو، پاکستان سے انگریزی کو نکالو، حالانکہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں بھی یہ لکھا تھا کہ ہم انگریزی کو ملک سے نکالنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور کامرس کی زبان ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس لیے یہ پٹیشن کی ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری اردو زبان ہے اس کو اپنا جائز مقام دو اور ملک اپنے کا نظام اس زبان میں چلاؤ۔ یہ نہیں کہا تھا کہ انگریزی کو نکالو، اس لیے کہ انگریزی اس وقت تمام علوم، جدید علوم اس کی زبان ہے۔ اگر آپ نے وہ علوم حاصل کرنے ہیں تو آپ کو انگریزی آنی چاہیے۔ دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ہماری ایک فنکشن میں کہا تھا اگر مجھے انگریزی نہ آتی ہوتی تو میں ایٹم بم نہیں بنا سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں تنگ نظر متعصب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی انگریزی کو نکالو، انگریزی کو نکالو۔ یہ وہی حساب ہے جیسے سر سید احمد خان کے زمانے میں تنگ نظر متعصب جاہل جو کسی مولوی تھے وہ کہنے لگے جی جو انگریزی پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں نے نہیں پڑھی، ہندوؤں نے پڑھ لی، وہ جناب افسر بن گئے، تو مسلمان بیچارے چپراسی کلرک رہ گئے۔ پھر سر سید احمد خان نے سمجھایا کہ بھائی انگریزی پڑھنے سے کافر نہیں پڑھو گے۔ میں بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ علم جو ہے وہ ایک مارچ آف ٹائم ہے، کرنٹ آف ہسٹری ہے۔ آپ دیکھیں جو یونانی تھے نا ان کے پاس بڑا علم تھا، سقراط اور ارسطو، افلاطون وغیرہ، تو وہ ان سے علم جو ہے یہ آگے سیکھا کہ انہوں نے رومنز نے۔ آپ نے سنا کوکب صاحب نے بتایا کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے اردو زبان کے حق میں فیصلہ لیا تھا اور اسے سرکاری زبان بنانے کے حق میں فیصلہ لیا تھا، اور پھر کچھ لوگوں نے ایک تنظیمیں اس طرح کی بنانی شروع کر دی اور اردو کے نام پر پیسہ کھانے لگ گئے، تو انہیں یہ ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ لیا تو انہیں ہی اس کی تنظیم بھی بنانی چاہیے اور اس کو ایک بھرپور طریقے سے عوامی سطح پر اس کو رائج کرنے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔